दौरा कल खत्म हो गया, लेकिन बंगाल को लेकर आज एक नया विवाद सामने आया। आज एक वीडियो आया जिसमें दीवारों पर यह लिखा हुआ था कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। इस वीडियो को बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को वोट देने पर खून बहेगा बंगाल में? क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा अब इस स्तर पर पहुंच गई है? कहीं दुकानों पर तो कहीं घर की दीवारों पर खून की नदियां बहाने की धमकी दी जा रही है। अब तक ऐसी धमकियां जम्मू कश्मीर में आतंकवादी देते थे या फिर माओवादी नक्सली दीवारों को ऐसी धमकियों से रंगा करते थे। लेकिन इस बार ये धमकी जम्मू कश्मीर या नक्सली इलाकों में नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के शांतिपुर में दी गई है। बांग्ला भाषा में खून की नदियां बहाने की धमकी देने का आरोप टीएमसी पर लगा है। आरोप है कि नादिया में टीएमसी के स्थानीय नेता मनोज सरकार ने ये लिखवाया है, जिसके बाद इस धमकी की चर्चा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हो रही है। और सवाल उठ रहा है कि क्या खून बहाकर लड़ा जाएगा पश्चिम बंगाल का चुनाव? सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे, वहीं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर इलाके में कई दुकानों के बाहर धमकी भरे संदेश को लिखा गया। और उसके बाद ही आज बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये सवाल उठाया कि क्या यही ममता सरकार का लोकतंत्र है? पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मतदाताओं को धमकाने के लिए दीवारों पर बांग्ला में लिखा है कि टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट पड़ा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अगर भाजपा को एक भी वोट दिया तो आपको उसके नतीजे भुगतने होंगे। क्या यही ममता राज का लोकतंत्र है? कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट के बाद टीएमसी बैकफुट पर आ गई और आरोप लगाया कि पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश हो रही है। তৃণমূল কংগ্রেস দল এই ধরনের কাজে বা এই ধরনের দেয়াল লিখনে মানে বরদাস্ত করে না। যারা মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দলের বদনাম করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া মৈত্রের কাছে আমার বক্তব্য জানাবো। কিছু লোক তৃণমূলের সম্মান দলনেত্রীর সম্মান পূর্ণ করার জন্য এই ধরনের কাজ করে কখনো এই কাজে বরদাস্ত করবে না। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা जिला तृणमूल कांग्रेस सभानेत्री का जानाबो। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इन सारे आरोपों को खारिज कर रहा है, लेकिन पार्टी के लिए जवाब देना काफी मुश्किल हो रहा है कि उन धमकी भरे संदेशों के नीचे मनोज सरकार का ही नाम क्यों लिखा है। अगर टीएमसी को बदनाम करना ही होता तो सिर्फ मनोज सरकार का ही नाम क्यों लिखा होता? हालांकि टीएमसी नेता मनोज सरकार ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ऊपर जो आरोप लगा है उससे मेरा या फिर मेरा दल का उससे कोई नाता नहीं है। मेरा नाम खराब करने के लिए कोई आदमी यही सब काम कर रहा है। हम पुलिस में कंप्लेन किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से बीजेपी राज्य में अपना जनाधार मजबूत कर रही है, उनके कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कराते हैं। राजनीतिक हत्याओं की बात अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक बंगाल दौरे में बढ़ चढ़कर उठाते रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में उसके 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। मेरे लिए चिंता का विषय यह भी है कि हमला होने के बाद जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी राज्य की मुखिया की ओर से, वो प्रतिक्रिया भी नहीं आई। जहां तक बंगाल का सवाल है कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए। ये 4 दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है।
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 2013 के पंचायत चुनाव में 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2018 के पंचायत चुनाव में 25 लोगों की मौत हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा था। चुनावी हिंसा के अलावा समय समय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की बात सामने आती रही है। 10 दिसंबर को तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर ही हमला कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलत फहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को 4 महीने बाकी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ और अब इस तरीके से दीवारों पर धमकी भरे संदेशों को लिखा गया, सवाल ये है कि चुनाव में क्या बीजेपी को वोट डालने पर खून बहेगा। कोलकाता से कैमरा पर्सन फिलिक्स रॉकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। बंगाल में बीजेपी दावा कर रही है कि 200 सीट जीतेगी। जिस तरह से बीजेपी माहौल बना रही है, अगर 200 सीट ना भी जीते तो भी उसके आसपास पहुंच सकती है, ऐसी संभावना है। ऐसे में आज टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी दहाई के पार भी मुश्किल से पहुंच पाएगी। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी जो दावा कर रही है उसमें सच्चाई नहीं है, या प्रशांत किशोर बंगाल में जमीनी हकीकत को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे। भगवा झंडा, जय श्री राम के नारे, बीजेपी जिंदाबाद की गूंज। रविवार को अमित शाह के रोड शो से पहले पश्चिम बंगाल में शायद ही ऐसी तस्वीर आपको बीजेपी के लिए देखने को मिली हो। इसी जन समर्थन से गदगद होकर कल शाह ने ऐलान कर दिया कि बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। बोलपुर के ऐतिहासिक रोड शो के अंदर उपस्थित आयोजकों को मैं मनपूर्वक नमस्कार भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। लेकिन शाह के ऐलान पर आज टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। प्रशांत किशोर ने सुबह 10:22 पर एक ट्वीट किया और लिखा, बंगाल में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में भी मुश्किल होगी। इस पोस्ट को सेव कर लीजिए। भाजपा अगर इस दावे से बेहतर कुछ भी कर सकी तो यह स्पेस छोड़ देंगे। हर कोई ये मान के चल रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहले की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन प्रशांत किशोर के इस दावों ने सबको चौंका दिया है कि क्या वाकई बीजेपी दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी के 10 तक पहुंचने तक पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये मानना है कि 99 के बाद 100 के आंकड़ों तक पहुंचने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोग ये सोचने लगे कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के दहाई के आंकड़े तक पहुंचने पर चुनाव के रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे या फिर वो ट्विटर छोड़ देंगे। हालांकि इन कयासों के बीच बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर हमला किया और कहा कि बंगाल में जो सुनामी चल रही है उससे देश को एक चुनाव का रणनीतिकार खोना पड़ेगा।
और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों की लड़ाई निजी रिश्तों तक भी पहुंच चुकी है। टीएमसी में लगातार तोड़फोड़ कर रही बीजेपी में आज ममता बनर्जी की पार्टी ने सेंध मार दी है। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान मंडल की पत्नी सुजाता मंडल आज टीएमसी में शामिल हो गई, जिससे नाराज सौमित्र खान मंडल ने उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया। देखिए रिपोर्ट। बात ही नहीं करने था, मैसेज भी करने का उसका लग रहा था कि मैसेज करने का भी मैं लायक नहीं हूँ। ये पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान मंडल की पत्नी सुजाता मंडल हैं। कल तक सुजाता मंडल बीजेपी में थी, आज पार्टी बदलकर टीएमसी में शामिल हो गई। सौमित्र मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मन में तो पति सौमित्र खान मंडल ने तलाक का नोटिस भेज दिया। मेरे के लिए आज से संपर्क सब कुछ। सुजाता पूछ रही हैं कि क्या अलग पार्टी में जाने के बाद वो पत्नी नहीं रह सकती हैं? आज अपने पार्टी को भरोसा देने के लिए कि आज 10 साल का रिलेशन सौमित्र को मेरे से रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है, मुझे डिवोर्स देने के लिए नोटिस भेजना पड़ रहा है। मेरा पार्टी तो मुझे ऐसे नहीं बोला। पश्चिम बंगाल में दल बदल और पार्टी में तोड़फोड़ अब निजी रिश्तों तक पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ बिष्णुपुर से जो सांसद चुनकर आए सौमित्र खान, चुनाव जो हुए थे पिछले लोकसभा के, तब उनको कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था प्रचार करने के लिए। तब उनकी धर्मपत्नी सुजाता मंडल खान ने पूरा प्रचार का जिम्मा संभाला था और उसके बाद सांसद चुन के आए थे बिष्णुपुर सीट से। लेकिन अब जहां दोनों के बीच जो दूरी है वो इतनी बढ़ गई कि सुजाता मंडल खान ने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, वहीं दूसरी ओर सौमित्र खान ने उन्हें तलाक देने का निर्णय ले लिया है। मैं भी सोच लिया आज से सुजाता मेरे के लिए मर गया, सुजाता मेरे के लिए नो चैप्टर विथ मी। मेरा हस्बैंड सुजाता का दावा है कि बीजेपी में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था। मोदी जी भी तेरे को भी नाम करते थे। सौमित्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बेटी और गृह मंत्री बहन कहते थे, और कितना सम्मान चाहिए था। टीएमसी में ज्वाइन किया, उस भाजपा में मेरा कोई सम्मान नहीं था, और सबसे बड़ी बात है मुझे पॉलिटिक्स करने का जगह भी नहीं मिल रहा था। और जो सुजाता को आज जनता जनार्दन ने पॉलिटिकल सुजाता नाम पे प्यार दिया, अगर वो सुजाता ही मर जाए तो ये जिंदगी का क्या फायदा। भाजपा पार्टी को मत दोष दो यार। भाजपा में एक नीति है, परिवार तंत्र नहीं चलेगा। भाजपा में तेरे को बेटी जैसे समझते थे, दिलीप दा ने तेरे को बेटी जैसे समझते थे, मुकुल दा तेरे को बेटी जैसे समझते थे, कोयला सिंह तेरे को बेटी जैसे समझते थे, मोदी जी भी तेरे को। अब बात राज्यपाल और मुख्यमंत्री की करते हैं। ममता बनर्जी पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हमला किया है। धनखड़ ने कहा है कि राज्य में अन्नदाताओं के पेट पर लात मारी जा रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। ये पीएम किसान निधि का पैसा तो सीधा बैंक टू बैंक किसान के खाते में जाता है, बिना कट के जाता है, बिना एजेंट के जाता है, और पूरे देश का किसान इससे हर्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा वो पैसा हमें दे दीजिए, हम बांटेंगे। क्यों, किस लिए? जब पूरा देश एक तरफ चल रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, आप उल्टी दिशा में क्यों चलना चाहते हैं? तो किसका बंगाल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.